दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में दूसरा पार्ट देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला पार्ट आप लोगों के बीच मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखने का प्रयास करें। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास में देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करा करके इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट है कि यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। काल निर्धारण, रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईस्वी मानी गई है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का बताया गया काल है। देखते हैं। सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व का मानते हैं ये। उसके बाद बुली नाम के एक इतिहासकार हैं, इन्होंने 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता मानी है। सर जॉन मार्शल जो हैं 3250 से 2750 ईस्वी तक का मानते हैं। डीपी अग्रवाल इन्होंने 2350 से 1750 माना है, जो कि सर्वमान्य भी है। और अल्विन जो है वो 2150 से 1750 मानते हैं। सिंधु सभ्यता का काल, पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व कोट दीजी दमसराद अमरीनाल और सिसवल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि परिपक्व हड़प्पा काल 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी के पूर्व में। इसमें देखा जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, चुनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा एवं बनावली का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। सी में उत्तर हड़प्पा काल जो है 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व का माना गया है, जिसमें रंगपुर, रोजदी जो कि गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है को माना जाता है। ठीक है, उसका वर्णन मिलता है। विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थानों पर पाया गया है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इसका जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जो बिंदु था उसको देख लिया जाता है। तो इसकी उत्तरी सीमा को मांदा बोला जाता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी सीमा दाइमाबाद। ठीक है, और पश्चिमी सीमा देखा जाए तो पाकिस्तान में स्थित सुतकांगडोर है, और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यह सूचना क्षेत्र त्रिभुजाकार के आकार का है। ठीक है, यह समूचा जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का, मतलब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं।
हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल, तो प्रथम नंबर पर आता है हड़प्पा ही आ जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, हड़प्पा से क्या क्या मिला है या इसकी विशेषता क्या है। तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज किया था। हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो कि ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पांतों में है, 2 पांतों में है। ठीक है, और प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं एवं जौ के दाने मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और उत्खनन वर्ष, नदी। ठीक है, और जो इधर दिया हुआ है कि वर्तमान संबंधित क्षेत्र, मतलब वो कहाँ पे वर्तमान में स्थित हैं। चलिए, इसमें पहला दिया हुआ है हड़प्पा, इसके खोज करता है दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में इसको खोजा गया था और ये रावी नदी के तट पर है, मोंटगोमरी जिले पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदारो जो है ये, इसको राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के ये तट पर स्थित है और इसको देखा जाए तो लाड़काना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं सूतकांगेडोर, इसकी खोज करता है आरएल स्टाइन 1927 ईस्वी में और ये दश्क नदी के किनारे में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है ये भी जगह। चुनहुद्रो को देखा जाए तो इसको गोपाल मजुमदार ने खोज किया था इसका 1931 ईस्वी में और सिंधु नदी के किनारे पर है और ये वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में स्थित है चुनहुद्रो भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग कालीबंगा, ये बीके थापड़ एवं ब्रिजवासी लाल ने किया था। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है एक ठो, थप्पड़ और लाल काली का खोज किए थे। कालीबंगा का खोज किसने किया था? थप्पड़ और लाल ने किया था 1953 ईस्वी में। ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ राजस्थान जो कि भारत में स्थित है। आगे देख लेते हैं कोटदीजी फजल अहमद ने इसकी खोज किया था 1953 ईस्वी में ही, सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये और ये खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग रंगपुर जो है रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था 1953-54 ईस्वी में, मादर नदी के किनारे काठियावाड़ जो है गुजरात में स्थित है रंगपुर। ठीक है, रोपड़ देख लेते हैं, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था 1953 से 56 के बीच में और ये सतलज नदी के किनारे है रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है। अगला देख लेते हैं लोथल, रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। तो रंगनाथ राव को देखा जाए तो रंगपुर और लोथल का इन्होंने खोज किया है। ठीक है, 1957-58 ईस्वी में खोज किया था। भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं आलमगीरपुर, ये यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का भी खोज किया था और 1958 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है बनवाली जो है वो आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज किया था 1974 ईस्वी में, रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हिसार हरियाणा में यह स्थान आता है वर्तमान के। धौलावीरा जो है आर.एस. बिष्ट ने इसका भी खोज किया था 1985 से 90 के बीच में
और ये कच्छ गुजरात में स्थित है, धौलावीरा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिला हुआ है। ठीक है, यह हड़प्पा में मिला हुआ था। आगे देख लेते हैं हम लोग मोहनजोदारो, जो कि मृतकों का टीला इसको भी उपनाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है। ठीक है, और यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं। उनके सिर पर 3 सिंह हैं। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है और उनके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि उनके जो देवता हैं उनके आसपास में कौन सा पशु नहीं है। तो गेंडा मिल गया था इसमें। ठीक है, भैंसा उनके आसन के नीचे है, हाथी है, बाघ है। ठीक है, ऐसे ही एक सीधे देगा, ढूंढिए इसमें से कौन सा नहीं था। ठीक है, तो उनके ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे जो है भैंसा है। ठीक है, आगे है कि पांवों पर 2 हिरण भी है और इससे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। ठीक है, यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा भी है। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई है और यहीं से सीप का पैमाना, ठीक है, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पर है कालीबंगा, जो कि काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस था। इसमें क्या है कि कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है और यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिलता है। यहाँ के मकानों में एक पल्लों वाला दरवाज़ा मिलता है और कालीबंगा में अलंकृत ईंट एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। 4 नंबर में हम लोग देख लेते हैं लोथल। इसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। ठीक है, लोथल क्या था? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, फसल की मुहर जिसमें फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुआ है। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। नेक्स्ट आ जाता है चुनहुदरो। चुनहुदरो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर एवं झांगर संस्कृति विकसित हुई है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है चुनहुदरो में वक्राकार ईंट एवं कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष से भी मिलते हैं। नेक्स्ट है रंगपुर में
यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित था और यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिलता है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में के कादिर द्वीप में स्थित है। ठीक है, कादिर द्वीप में स्थित है। और धौला का अर्थ सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ होता है कुआं, अर्थात सफ़ेद कुआं। इस नगर को 3 भागों दुर्ग, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई है। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख सभ्यता गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। यूनेस्को ने 2021 में धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है, कराची के समीप अल्लाहुद्दीनो स्थान की क्षेत्र भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अल्लाहुद्दीनो से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भीरणा नामक स्थान का उत्खनन किया गया है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं और यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य जो तथ्य दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग पीछे से घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुतकोतदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता सिंधुवासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य जो थे प्राकृतिक पूजक थे। मोहनजोदारो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधुवासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। नेक्स्ट है सिंधुवासी पासे का खेल एवं नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन किया करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा यानी आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं और मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन माकन एवं भेलुहा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आगे जो दिया हुआ है और सामाजिक जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का सामाजिक जीवन कैसा था उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। हड़प्पाकालीन समाज संभवतः
मात्र शतात्मक था, जो कि मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। और यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। इनकी धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ प्रचुर मात्रा में मिली हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरा की देवी माना जाता था। पशुओं में कुबड़ वाले बैल एवं पक्षियों में फख्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे देखते हैं हम लोग सावधान। ठीक है, सावधान। तो आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जला करके राख को जमीन में दबाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिनीकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं राजनीतिक जीवन इन लोगों का। तो सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था और यहाँ पर पुरोहित के द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोग का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्यिक ओर था। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। आगे देखते हैं हम लोग आर्थिक जीवन इन लोगों का। तो सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि एवं उद्योग था। कृषि, सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। ये लकड़ी के कुदालों के द्वारा खेती करते थे और कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न था। बनावली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य भी मिला हुआ है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाबों के द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। देखते हैं व्यापार। वस्त्र उद्योग सिंधुवासियों का प्रमुख उद्योग था, जिनका प्रमुख केंद्र मोहनजोदाड़ो था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चुनहुदरों एवं लोथल से गुड़िया एवं मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इसकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमगन की पहचान बहरीन से, भाकन की पहचान मकरान तट से एवं मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। आगे देखते हैं इसमें सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं। ठीक है, तो इसमें है लाजवर्थ मणि, ये बदख्शा से मंगाया जाता था। बदख्शा अफगानिस्तान। सोना जो है
कोल्लार कर्नाटक से मिलता था। टीन जो है अफ़गानिस्तान, ईरान, और स्टेंटाइट जो है ईरान में मिले हैं। गोमेद जो है सौराष्ट्र गुजरात में। तांबा खेतड़ी, फिरोजा ये फारस से मिलता था। संगमरमर जो था वो राजस्थान में प्रसिद्ध था। और इंद्रगोप मणि ये भरूच गुजरात में मिले हैं। ठीक है। मुहरे तथा बाट। सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता था और विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट लौह में 16 या फिर उनके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ऊपरी मापदंडों में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मुहरें यानी सील प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है और यह लिपि गुमोत्रिका पद्धति में एवं चित्रात्मक या फिर भावचित्रात्मक आइडियोग्राफिक है। अब तक इन लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता का अंत। तो हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, जो कि निम्नानुसार है। ठीक है। पतन का कारण और विद्वान जो कि हैं एक डेल्स रेइक्स हैं, इन्होंने बोला है कि भूकंप से हुआ था। प्राकृतिक आपदा के कारण बोले हैं इन्होंने कैनेडी हैं। आर्यों का आक्रमण के कारण हुआ था तो व्हीलर हैं। विदेशी आक्रमण के कारण हुआ था तो गार्डन चाइल्ड कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था तो स्टाइन एवं घोष कहते हैं इस बात को। ऑरिथर नदी तंत्र के कारण हुआ है, लैब्रिक कह रहे हैं। और बाढ़ के कारण हुआ है तो मैके राव मार्शल कहते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट तथ्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर हड़प्पाई सीलें चौकोर हैं। बनावली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिले हैं। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त है, वह क्षेत्र विंसन कहलाता था। हड़प्पाकालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुतकांगेडोर एवं सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। ठीक है। सैंधव वासियों के निवास स्थानों के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में एवं बस्ती पूर्व दिशा में होता था। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलने का साक्ष्य मिला है। तो आज यहाँ पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त किए हैं। आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। राजपूत काल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ठीक है। हालांकि इन सब जगहों से एक आध क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं, अन्यथा ना के बराबर ही क्वेश्चन बनते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। देखते हैं गढ़वाल राठौड़ वंश। इनका है कि गढ़वाल वंश की स्थापना यशोविग्रह ने की थी और इनका पुत्र
महीचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव, यह महीचंद्र का पुत्र था जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजगोपाल को हराया और इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुक्ष दंड नाम का कर लगाया जो कि उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए लिया जाता था। नेक्स्ट है गोविंद चंद। इसके शासन में कन्नौज में अपनी ख्याति पुनः प्राप्त की और इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून एवं प्रक्रिया पर कृत्य कल्पत्रु यानी कल्पद्रुव की रचना की। नेक्स्ट है जयचंद। यह इस वंश का अंतिम शासक था और पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन था। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री शयोगिता का अपहरण कर लिया था। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंद्रावर के युद्ध में जयचंद को हरा दिया था। चंदावर के युद्ध में जयचंद को किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने हराया था। दूसरा वंश देखते हैं तो इसके अंतर्गत चौहान वंश आता है। ठीक है, वसुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी अहिक्षत्र थी। अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। अजय राज के बाद अर्णोराज शासक बना और इसने पुष्कर में 12 मंदिरों का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ यह 1153 से 63 ईस्वी तक था। यह अर्णोराज का पुत्र था जिसने जिसे विराल देव भी कहा जाता है और इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी और इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसकी दीवारों पर ललित विग्रह की पंक्तियाँ आज भी उत्कीर्ण हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से 1192 इसने चंदेल राज परमादिदेव को पराजित किया और इसको राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। चंद्रवरदायी जैनक इसके दरबारी कवि थे और जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से 2 युद्ध किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और उसे मार डाला और इस युद्ध के पश्चात चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई एवं तुर्क राज्य की स्थापना हुई। सोलंकी वंश, इसमें गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ जो कि अनहिल
पाटन भी थी, उसका नाम है अनहिल पाटन के भी नाम से जाना जाता है। भीम प्रथम, इसके काल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अथाह संपत्ति लूटी। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण भी भीम प्रथम के सामंत बीमल ने करवाया था। जयसिंह सिद्धराजा, इसने धाड़ा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह के दरबार में निवास करते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया। मूलचंद द्वितीय, इसके काल में मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ, जिसे उससे पराजय मिली और यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो कि बड़ौदा के निकट स्थित है, का निर्माण सोलंकी शासनकाल में हुआ था। आगे जाते हैं परमार वंश। मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र यानी कृष्णराज ने की थी और धार होना चाहिए, धार लिख रहा है, धार परमार वंश की राजधानी थी। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धार कर दी। ठीक है। राजा भोज की उपाधि कविराज थी। उसने भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन आदि पुस्तकों की रचना किया था। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की थी। चंदेल वंश, ठीक है। नन्नुक ने खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की थी। वाक्यपति का पुत्र जयशक्ति एक प्रसिद्ध शासक था और चंदेल राज उसी के नाम से, जैजाकभुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेल अपने काल के लिए विश्वविख्यात है। चंदेल काल के केंद्र हैं कलिंजर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा खजुराहो, जो कि छतरपुर जिला स्थित मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आ जाता है, चंदेलों ने खजुराहो में करीब 30 मंदिरों का निर्माण करवाया और ये मंदिर जैन एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। राजा धंग के द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। धंग ने जीननाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट है कंदड़िया महादेव मंदिर, एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आगे देख लेते हैं कलचुड़ी चेदी वंश। चेदी के कलचुड़ी यानी ढाल मंडल के राजा ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनाई थी। कोक्कल प्रथम इस वंश का पहला राजा था। एक अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया था और कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की एवं त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। उसने बनारस में कर्णमेख नाम शैव मंदिर का निर्माण करवाया है।
विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। आगे देख लेते हैं हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया और यह हमला सर्वप्रथम देवल यानी कराची पर हुआ, जिससे देवल का पतन हुआ और उसके बाद कासिम ने चाच के बेटे दाहिर पर हमला कर मुल्तान तक के इलाके पर विजय प्राप्त की। दाहिर राबौर के युद्ध में मारा गया। सिंध पर कासिम के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम का प्रचार, भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। तो आज के लिए हम लोग मध्यकालीन भारत को यहीं रोक के रखते हैं। अब देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनी के आगमन में अंग्रेज से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंटर नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना 1599 ईस्वी में की। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया एवं जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेरों को परास्त कर दिया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया एवं जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया एवं वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने हुबली में एक कोठी स्थापित की। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पैगोड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजैन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियर सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर बना और वह मुंबई शहर का संस्थापक था।
बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इससे निशान कहते हैं। बंगाल के सूबेदार अजीम उद शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों को 3 गांव सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर की जागीरदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जॉब चार्नक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिला करके आधुनिक कलकत्ता शहर की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो कि सन 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। डच मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश 1605 में, अंग्रेज मसूलीपट्टम 1611 ईस्वी में, डेनिश त्रावणकोर तंजौर में है 1620 ईस्वी में, और फ्रांसीसी जो है सूरत गुजरात 1668 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें है फ्रांसीसियों को देख लेते हैं। फ्रांसीसी तो फ्रांस के सम्राट लुई 14 के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडो ऑस्ट्रियोलेस कहा गया। और फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टम में स्थापित हुई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने बालिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कि आगे चलकर पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में कारिकल पर अधिकार किया। 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना और वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक क्षेत्र में कुल मिलाकर के 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 1660 ईस्वी को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उनका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अब देख लेते हैं हम लोग कर्नाटक के क्षेत्र में जो 3 युद्ध हुए हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से युद्ध हुए और उसके क्या परिणाम हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में हुआ था और ये एक्सला सापल के संधि के साथ समाप्त हुआ था। परिणाम ये हुआ था कि फ्रांसीसी विजयी हुए थे इसमें। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में हुआ था और ये पौंडीचेरी के संधि के साथ समाप्त हुआ था। 1755 ईस्वी में ये संधि हुई थी और अंग्रेज़ों का इसमें प्रभाव बढ़ा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 1763 ईस्वी, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, पेरिस की संधि के साथ 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसमें वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए थे। तो इसके साथ ही आज हम लोग प्राचीन, आधुनिक एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग फिर कल एक वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को इस सीरीज से थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।